नया घर तैयार था, अर्थात उसकी 2 किस्तें दी जा चुकी थी और उसका पंजीकरण भी हो चुका था। ब्राह्मण दोस्त अजीत शुक्ला ने एक सुबह आकर गृह प्रवेश का अनुष्ठान भी कर डाला। अब हमें अपने टीन टापरे के साथ यहाँ पहुंचना भर था। जब पुराने घर से सामान बांधने लगे तो पाया कई चीजें ऐसी दशा में थी कि वहीं जमी रहती तो अभी कुछ वक्त साथ देती, लेकिन उठाकर पैक करवाने में उनकी हड्डी पसली चरमरा जाती थी। कष्ट तो बहुत हुआ। अपने प्यारे मोड़े, गुसल खाने की रैक, जमीन पर बिछाने वाली दरी और डबल बेड हमें वहीं छोड़ना पड़ा। देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बदरंग गद्दों पर ऐसे रंगीन सपनों वाली सुखकर नींद हम कैसे लेते रहे। खर्च पहले ही बहुत हो चुका था, लव सिन्हा का ही नहीं, उसके संगी साथियों का भी। एक दोस्त ने नए घर में पंखा लगवा दिया और पर्दे, दूसरे दोस्त ने गीजर फिट करवा दिया, एक दोस्त ने 4 मोढ़े भेंट में दे दिए। पलंग का सवाल अभी भी मूंछ उठाए खड़ा था। रोली सिन्हा टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज विज्ञापनों वाला पृष्ठ लिखकर देखती। एक से एक नायाब फर्नीचर के उपकरण उपलब्ध थे, बस उनकी कीमत उसकी पहुंच से परे थी। कोई भी उपकरण 30-35 हजार से नीचे था ही नहीं। अंदर के कमरे में रोली ने जमीन पर दरी बिछाई और उस पर गद्दे डालकर चादर बिछा दी। कमरा बुरा भी नहीं लग रहा था, लेकिन मन में ये खटकता था कि आज तक कभी जमीन पर बिछे बिस्तरे पर सोए ही नहीं। आधी रात में पानी पीने की तलब या बाथरूम जाने की जरूरत होती तो जमीनी बिस्तर से उठना तकलीफ देह होता था। हर सुबह यह भी एहसास होता कि काम वाली बाई आधे कमरे का झाड़ू पोछा कर पूरे कमरे की तनख्वाह लेती है। जो भी हो, कोई मित्र हितैषी फोन पर पूछता, कहिए नए घर में जम गए आप लोग? मेरे मुंह से निकलता, अभी कहाँ, अभी तो डबल बेड ही नहीं आया है। यूं तो बहुत सी चीजों का घर में अभाव था। बैठक में सोफे की जगह बस 4 मोढ़े रखे हुए थे, 2 प्लास्टिक की कुर्सियां थी, एक छोटी गोल मेज थी जिस पर अखबार पड़े रहते थे। चाय पीते समय काफी असुविधा होती। रोली ने इसका हल इस तरह से निकाला कि वो रसोई से ही चाय डालकर ले आती। बिस्किट की प्लेट वो गोल मेज पर अखबारों के ऊपर रख देती, जिसकी मर्जी हो उठाकर ले ले। लेकिन अखबारों पर कुछ रखते ही लव भड़क जाता था, फौरन उठा लो यहाँ से। ये मुसीबत, नए अखबार पर कैसे तुम रख डालती हो कोई भी चीज? ये आज का अखबार है, रात भर जागकर तैयार किया जाता है इसे। पत्रकार जो ठहरा लव, अखबार उसे दुनिया की सबसे जरूरी और कीमती चीज लगता था। वो खबर से खबर तक का सफर रोज तय करता और अपना जीवन सार्थक बनाता। घर में क्या है और क्या नहीं, इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं था। वो बेफिक्र था। एक सुबह जब रोली ने उसे चेतावनी दी कि वो जमीन वाले बिस्तर पर अब और नहीं सो सकती, लव ने लापरवाही से कहा, उसमें क्या है, साबेरी में पुराने फर्नीचर की एक दुकान है, कहीं से भी सेकंड हैंड डबल बेड खरीद लाओ। नहीं, रोली इतनी जोर से चिल्लाई कि लव एकदम हक्का बक्का रह गया। अब मैं तुम्हारे लिए लकड़ी खरीद कर खुद तो बिस्तर बनवाऊंगा ही नहीं, कहकर वो दफ्तर चला गया। रोली मोढ़े पर त्रस्त ध्वस्त सी बैठ गई। सेकंड हैंड चीजों से चिढ़ के पीछे एक पीड़ादायक इतिहास छुपा था। उसे बड़ी जोर से ये तथ्य तलवार की तरह चुभा कि लव ने अपनी पहली शादी के बारे में उसे बताया नहीं और उससे दोबारा शादी कर ली। दिल्ली समाचार के दफ्तर में वो लंच के समय अकेला बैठा कॉफी और मसाला डोसा खा रहा था। रोली जब भी कभी उसकी तरफ ध्यान से देखती तो उसे लगता कितना अभागा अकेला है ये शख्स, जिसके घर में 2 पराठे सेक कर देने वाला भी कोई नहीं। एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या बात है, घर से खाना क्यों नहीं लाते आप? लव का गोरा चेहरा लाल हो गया। संभल कर उसे नाटकीय अंदाज में कहा, मैं तो बेघर हूँ। रोली ने आश्चर्य से उसे देखा। 3 साल से इस संस्थान में है, उससे पहले भी कहीं काम किया होगा, मतलब 30-32 का होकर भी बेघर यानी बिन ब्याह। लव ने जैसे उसके प्रश्न पढ़ लिए और कहा, क्या करूं? एक हेडलाइन के बाद दूसरी हेडलाइन का पीछा करते करते कभी वक्त ही नहीं मिला कि अपनी लाइफ लाइन का पीछा करूं। रोली भी कुछ कुछ इन्हीं कारणों से अब तक अविवाहित थी। पहले पढ़ाई, बाद में नौकरी में इतना वक्त छिन गया कि वो अपने बारे में सोच सके। अब 30 की होने को आई है। उसकी उम्र के सभी लड़कियों की शादी हो गई और सब घर बसा कर बैठे हैं। दिल्ली समाचार में भी उसकी नौकरी अस्थायी थी।
अपना अपना अकेलापन लेकर लव और रोली कब करीब आ गए दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों को लगा कि अलग अलग पतों के मकानों में अकेले पड़े रहने से अच्छा है कि वो एक ही मकान में रहने लगे। दफ्तर एक है तो घर भी एक ही हो जाए। घर बार की जानकारी ना उन्होंने मांगी और न चाही। रोली ने जब जब कहा पता नहीं तुम्हारे घर के लोग हमारा रिश्ता मानेंगे या नहीं, तब लव ने कहा सबसे अच्छा है कि किसी को खबर ही नहीं देते हैं। जब शादी कर चुके होंगे तो कोई जरूरत ही नहीं किसी की दखल अंदाजी की, और फिर वो कर भी क्या लेंगे, तुम भी ऐसा ही करो। रोली के मन में तड़पड़ हुई। हर लड़की अपनी शादी की कल्पना धूमधाम, उत्सव और भीड़ भड़क्के से करती है, लेकिन उसके अपने परिवार में भी ये सब आयोजित करने वाला कोई था ही नहीं। रोली अपने परिवार की लाचारी जानती थी। माँ चलने फिरने में असमर्थ और भाई उसकी सेवा की आड़ में अपनी बेरोजगारी छुपाने में माहिर। बस यही दो ही तो थे उसके परिवार में। अन्य सभी रिश्ते नाते पापा की मौत के बाद ठंडे पड़ गए थे। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जैसे सवाल पर लव ने हंसकर कहा, मेरे घर में कबूतर है, गौरैया है, दो चार गिलहरी भी है, एक मिट्ठू तोता है, और अब तुम आ जाओगी तो घर पूरा हो जाएगा, यानी बस जाएगा। कुछ पौधे हैं जो सूख रहे हैं, तुम्हारे आने से सबको दाना पानी मिलेगा। बड़ा लाड़ उमड़ा था रोली के मन में। इस आदमी का घर इतना वीरान और उजाड़ है कि पक्षियों ने वहां डेरा बसा लिया। अगर बिजली चली जाए तो उसके घर में मोमबत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। ये भावना बढ़ते बढ़ते करुण प्रेम बनती गई। उसने अपनी बाई से लव के यहाँ भी खाना बनवाना शुरू कर दिया। रोली को जैसे इसमें बड़ा सुख मिलने लगा था। वो ये सारा कार्य लव के लिए नहीं, अपने सुख के लिए कर रही थी। यहाँ तक कि डबल रोटी खरीदती तो एक की बजाय दो खरीद लेती। दुकान पर अपने लिए गर्म कपड़ा लेने जाती तो लव के लिए भी ले आती। लव सब मौन भाव से स्वीकार कर लेता। कभी किसी महंगी चीज पर बोल पड़ता, मुझे ज्यादा सामान बवाले जान लगता है। रोली हंस पड़ी, ये एक खरीदो और एक मुफ्त पाव वाला है, इसलिए दे दिया। चंद दोस्तों और सहकर्मियों की मौजूदगी में वो दोनों विवाह में बन गए। दफ्तर की मेज पर चाय बिस्किट से सबका मुंह मीठा करा दिया गया और रोली अपने घर की बजाय लव के घर चली गई। बहुत जल्द समस्त फेरबदल हो गए। उसकी बाई अब गांधीनगर की जगह कविनगर में आकर खाना बनाने लगी। बैंक के खाते एकल की जगह संयुक्त हो गए और बसों की कतार में खड़े होने की बजाय रोली लव की मोटर बाइक पर नजर आने लगी। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एकाएक एक दिन बाई ने उसे डाक लाकर दी। कई पत्र पत्रिकाओं के अलावा उसमें एक पोस्ट कार्ड था। रोली ने गौर किया। बिना विराम चिन्हों के टेढ़ी मेढ़ी इबारत में लिखा था, यह खत लव को संबोधित करते हुए था। दूसरे का खत पढ़ना अनुचित है, जानकर भी रोली अपने आप को खत पढ़ने से रोक ना सकी। खत में लिखा था, परम प्यारे लब्बू बेटा, तुम्हें गए जमाना बीत गया, तुम लौटे ही नहीं। बहुरिया बहुत बीमार है, उसे दिक्कत होती है। हम सब की विनती है कि जीते जी नहीं तो मरने पर ही आ जाना, उसे सुहागन का मान दे देना। एक बार आकर शकल तो दिखा जाओ। तेरा क्या जाता है, तेरा ससुर गया प्रसाद। रोली का दिमाग चकर घिन्नी सा हो गया। इस आदमी की ये हिम्मत कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी आराम से कर रहा है, इतना धोखा। रोली बौखला गई। इस कमरे से उस कमरे में घूमती रही। उस वक्त उड़नछू हो गया सारा प्यार। उसके मन में हाहाकार शुरू हो गया। यानी 5 साल से वो एक सेकंड हैंड रिश्ते में फंसी हुई है। रात जब लव घर आया, घर का मिजाज बदला हुआ था। रोली रो रही थी कमरे में पड़ी पड़ी। बाई काम करके जा चुकी। मेज पर गया प्रसाद का खत पड़ा था। उसने खत पढ़ा, एक नहीं 2 बार। वो अंदर कमरे में गया। उसने कहने की कोशिश की कि ये खत झूठा है। वो किसी गया प्रसाद को नहीं जानता, जरूर किसी दोस्त बनाम दुश्मन की ये हरकत है। रोली धुएं का बादल बनी हुई थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने 2 औरतों पर जुल्म किया है, तुम धोखेबाज हो, तुम मक्कार हो। लव ने रोली को जबरन उठाया। सुनो, पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। जब मैं 12 साल का था, मेरी शादी इस 13 साल की बेला से हुई थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं उसकी सूरत। उसके पिता का नाम भी मैंने उड़ता उड़ता ही सुना था। तो स्कूल में पढ़ता था। शादी के दिन मैं बहुत रोया, मेरा पढ़ना छूट जाएगा। मेरे पिताजी बोले, अभी हम गौना नहीं लेंगे, तू आराम से पढ़। मेरी बात सच है। मैं पढ़ते पढ़ते ही बाहर चला गया। आज तक मेरा कोई संबंध इस लड़की से हुआ ही नहीं। मुझे तो उसकी सूरत भी याद नहीं। रोली सुनकर थोड़ी शांत तो हुई,
पर सारा दिन शौक में रही। वो रात में ध्यान से लव के चेहरे को देखती, कहीं और तो नहीं कुछ ही छुपा रहा। ये भाव तो उसके अंदर बैठ ही गया था कि उसे नया नवेला पति नहीं, सेकंड हैंड जीवन साथी नसीब हुआ है। तभी से रोली को सेकंड हैंड चीज़ों से चिढ़ हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ममता कालिया जी ने अपने सुंदर शब्दों से इस कहानी को संजोया था। अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।